मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 4 सेकेंड हाफ ऑफ यूनिट 2 वी हैव स्टार्टेड विद। अब इन दिस पार्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके वो डिस्कस कर लिए थे एंड टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद द फॉरेन जजमेंट्स इन इंडिया। So as you can see, today we supposed to start with foreign judgments in India. इसके पहले के जो jurisdiction और वो वाले पार्ट हो गए हम लोग के। फॉरेन जजमेंट्स अब इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कभी अगर कोई अगर केसेस होते हैं इंडिया में एंड इंडियन कंपनीज या इंडियन पीपल एंड द फॉरेन कंपनीज, तो ये एक नॉर्मल सिनारियो रहता है वेयर कंपनी सेज कि ओके the government that judiciary is partial towards their own company. So ये हम लोगों का एक प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो टाइम पे अगर हम लोग जजमेंट भी अगर इंडियन पीपल या इंडियन कंपनी के साइड पे सुनाएंगे तो ये उनके पास एक मोटिव हो जाता है एंड जिससे दे ट्राई टू प्रोपोगेट इंडिया इन अ नेगेटिव सेंस, और बाकी बहुत सारे कंपनीज जो है वो फिर इंडिया में आने के लिए सोचते हैं। सो दैट्स वाई वेन एवर वी आर डीलिंग विद अ लीगल इशूज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वेन एवर जुडिशरी प्रोवाइड्स एनी जजमेंट्स, वो सबसे पहले क्या करेंगे कि दे विल टेक द रेफरेंस ऑफ और द अदर they will take the reference of some or the other foreign judgments. So उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लोगों को exactly पता रहेगा कि हम लोगों के पास कौन से केसेस है। सिमिलर सिचुएशन अगर यूएस में या कहीं पे हुआ, सिमिलर सिचुएशन जब यूएस में या कहीं पे हुआ था तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था एंड वहाँ पे उनके जो कोर्ट्स है उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। So as you can see, as there is an increasing legal dispute between the parties in the cyber world, it has given a rise to litigation in foreign lands provisions with respect to the applicability of foreign judgments in India, and judgments of Indian court on foreigners shall assume a significance. As per the Civil Procedure Code Section 13, देखो यहाँ पे क्या बोला है, CPC Civil Procedure Code Section 13, foreign judgment is conclusive on matter directly adjudicating upon between the parties but would have no applicability in India. मतलब फॉरेन जजमेंट्स हुए हैं कहीं ना कहीं उनके कंट्री में हुआ है, हम लोग उनका रेफरेंस लेके यहाँ पे हम लोग अपने जजमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे उन्होंने कोई जजमेंट लिया है एग्जैक्टली सेम डिसीजन हम लोग लेंगे। हाँ, लेकिन अगर कभी कभी हम लोग उनके जजमेंट्स लेके अपने यहाँ का डिसीजन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया दिल्ली जेरोक्स सेंटर केस, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि ऑक्सफोर्ड और जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस थे उनका और जेरोक्स सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस बोलते हैं कि जेरोक्स सेंटर जो है वो हम लोग के बुक के बिना कॉपीराइट जेरोक्स निकाल के स्टूडेंट्स में बांट रहे, अपना बिजनेस कर रहे, एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोगों के जो रेफरेंस बुक्स है वो स्टूडेंट्स खरीद नहीं रहे। सो ये सेम सिचुएशन यूएस में हुआ था। अब यहाँ पे आपको फॉरेन जजमेंट्स का रेफरेंस लेने की ज़रूरत थी, बिकॉज अगर हम लोग दिल्ली जेरोक्स सेंटर के फेवर में अगर जजमेंट दे अगर होता था तो ये जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है वो अपोज करते थे। इट माइट पॉसिबल कि वो अपने पब्लिकेशंस जो आ रहे हैं फॉर लॉ सब्जेक्ट और फॉर अदर स्ट्रीम्स उनको वो रोक देंगे, और उसके वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स या मटेरियल या जर्नल्स जो है वो हम लोग को एक्सेस करने नहीं मिलेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स को फॉर देयर एजुकेशनल पर्पस और प्रोफेशनल पर्पस, वॉट एवर इट माइट बी द केस। तो इसके लिए फॉर दिस रीजन ओनली जब हम लोगों ने जजमेंट सुना तो यहाँ के कोर्ट ने क्या बोला कि ये सिमिलर सिचुएशन जो है ये यूएस में हुआ था, और वो टाइम पे यूएस का जो कोर्ट है उन्होंने क्या बोला था कि अगर इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड अगर कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में से कोई एक बुक ले रहा है एंड इफ वी एक्सपेक्ट दैट स्टूडेंट टू सिट इन लाइब्रेरी एंड नोट डाउन एवरीथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर और इन अ बुक, दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज द फास्ट एरा, राइट। आपको कोई एक रेफरेंस बुक में से मैंने 10 पेज बोले तो आप 10 पेज के बैठ के नोट्स बनाएंगे तो ज़माना निकल जाएगा।
एंड नो वन इज रेडी टू पुट दैट मच एफर्ट्स। अगर मेरा वही सेम काम अगर स्मार्ट वे में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम PDF स्कैनर या फोटो क्लिक करके या फिर जेरोक्स लेके, है ना, कोई भी वे में हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे कोई टेक्नोलॉजीज जब हम लोग के पास में है तो फिजिकली नोट्स प्रिपेयर करना ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स जो है वो यही मीडियम्स का यूज़ करेंगे। अगर जेरोक्स सेंटर वाला जेरोक्स नहीं भी देता था तो वो लोग PDF स्कैन करके उसको यूज़ करते थे। अब प्रॉब्लम तब होगा, कॉपीराइट वायलेशन तब होगा एज पर द US 2010 केस, कि जब आपने कोई एक रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में से 10% या उससे ज़्यादा अमाउंट का मटेरियल जो है उसको रिप्रोड्यूस किया रहेगा। उससे कम मटेरियल अगर रिप्रोड्यूस किया है कोई भी XYZ वे में लेस देन और इक्वल टू 10%, तब तक यहाँ पे आप उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। दैट्स फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पे क्या बोला है, इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, इट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केसेस वेयर इट अपीयर्स एक्स फेशिया टू बी फाउंड ऑन इनोसेंट व्यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब हम लोग ये इंटरनेशनल लॉज जो है इसको हम लोग एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी अगर US ने अगर कोई जजमेंट दिया था तो सेम जजमेंट हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे। हम लोग के और उनके जजमेंट में डिफरेंस हो सकता है। हम लोगों का और उनका जो जुडिशियरी सिस्टम है वो अलग है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। हम लोग के और उनका कल्चर अलग है, उसके हिसाब से भी हो सकता है। दोज आर द मल्टीपल पॉइंट्स जिसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना जजमेंट देते हैं या फिर हम लोग अपने जजमेंट्स को सपोर्ट देते हैं कोई एक आर्ग्यूमेंट का, कि देखो हम लोग अपने लोगों के साइड पे पार्शियल नहीं है। वी डील इन वी बेसिकली हम लोग की जो वैल्यूज है या हम लोग की जो बिलीव्स है दैट इज इन अ प्योर जजमेंट, वेदर इट इज फॉर इंडियन पीपल, इंडियन कंपनीज और फॉर अ फॉरेन जजमेंट्स, ये होगा। सो यहाँ पे क्या बोला, अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया इन केसेस वेयर सच लॉ इज एप्लीकेबल। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, देन सिविल कोर्ट जो है उनके कोई फॉरेन जजमेंट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा, है ना। ये सर्टेन पॉइंट्स हम लोगों ने बोला है। देन नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड IPR डिस्प्यूट। ये क्या है ये समझते हैं अभी। सो दिस टॉपिक प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है हम लोगों ने कल के लेक्चर में समझा था, दैट जहाँ कहीं पे भी अगर डिस्प्यूट हुआ है तो जैसे अगर हम लोगों का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है, दैट इज द प्लेस, जो वो प्लेस पे जो भी कोर्ट्स है उनका जुरिस्डिक्शन लग सकता है। अब यहाँ पे IPR डिस्प्यूट्स भी आता है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो IPR है इनके डिस्प्यूट्स यहाँ पे आ सकता है। सो हम लोगों को क्या देखना है, वी सपोज टू मेक श्योर कि कोई एक कंट्री में अगर मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जा रहा है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जिसके ऊपर मेरे कॉपीराइट्स है या पेटेंटेड प्रोडक्ट है और एनी सच थिंग, सो वो टाइम पे वो वहाँ पे मिसयूज ना हो, है ना, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड IPR डिस्प्यूट्स which are dominating the litigation directly or indirectly in connection with the internet and e-commerce. Suppose कोई patented product belongs to India, belongs to US and उसको हम लोग यहाँ पे यूज करें। सो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन मुंबई एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम शुड बी डन इन मुंबई बट रिस्पोंडेंट एग्जीक्यूटेड बैंक गारंटी इन दिल्ली एंड ट्रांसमिटेड टू मुंबई फॉर अ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे साइन हुआ, मुंबई में हुआ, परफॉर्मेंस कहाँ पे होना है, मुंबई में होना है। इट्स जस्ट दैट कि बैंक गारंटी जो है वही सिर्फ अगर US में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दिल्ली का जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। सो दैट इज द मेन डिफरेंस हियर कि कहाँ का जुरिस्डिक्शन होगा। सिर्फ बैंक गारंटी एक प्लेस पे है तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है या उनके जो कोर्ट्स है उनका जुरिस्डिक्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। मोस्ट ऑफ आपके जो भी केसेस या फाइल होंगे वो कहाँ पे होंगे, मुंबई में होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हुआ है, परफॉर्मेंस भी मुंबई में ही होना था। सो यहाँ पे क्या बोला है,
respondent in the Delhi High Court for a perpetual injunction against the appellate. Appellate मतलब एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है जहाँ पे हम लोगों के एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं एंड रिटायर्ड जजेस टाइप लोग रहते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं फॉर द फास्ट ट्रैक रिजॉल्विंग सम ऑफ द केसेस सो दैट वो बर्डन कोर्ट पे ना जाए. बिकॉज अगर कोर्ट में जाएगा तो प्रोसीजरल वे में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व दोज केसेस. तो वो केसेस को फास्ट ट्रैक वे में कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, एपलेट कोर्ट्स बनाते हैं छोटे से फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप. और ये आपको 2 to 3 months में जजमेंट देते हैं. एंड इफ़ यू फाइंड कि जजमेंट इज इन नॉट इन योर फेवर या फिर पार्शलिटी हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, इफ़ यू कैन हाईलाइट 1 or 2 points, आप ये सेम जजमेंट जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं इन हायर कोर्ट्स. वही है. सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, बैंक गारंटी कोई एक साइड से है तो इसका मतलब ये नहीं है दिस डज नॉट गिव अ राइज टू कॉज ऑफ एक्शन इन दिल्ली बिकॉज मोस्ट ऑफ आपका पूरा जो बिजनेस हुआ है वो मुंबई में ही हुआ है. सो इन द ट्रेडमार्क एंड इन्फ्रिंगमेंट डिस्प्यूट, ट्रेडमार्क मतलब कंपनीज के जो लोगोज आइकन रहते हैं. ट्रेड मार्क नाम सुनो ध्यान से, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब ये जो सो ट्रेडमार्क मीन्स ट्रेडिंग के मार्क्स, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब वो सेम मार्क्स जो है वो अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट कैसे होता है, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. ओके, सो एज यू कैन सी गाइज हियर कि यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्टेन एग्जाम्पल्स आर गिवन. लाइक यहाँ पे देखो, वी हैव सम ओरिजिनल प्रोडक्ट. अब उसके आप देखो कि कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, सेम नाम का इन्फ्रिंगमेंट हुआ है. ये नाइकी है, उसका है ना. देन सेम वे वी हैव समथिंग लाइक दिस, मैकडोनल्ड्स है, कोको कोला है, ये देखो दिस वन. अब यहाँ पे क्या है, ये सर्टन जो ट्रेडमार्क्स है उसको आप थोड़ा बहुत जो है ना उसको मॉडिफाई करके अगेन अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो. सो दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल. क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, दिस लुक्स लाइक मैकडोनल्ड्स इटसेल्फ. देन यहाँ पे देखो यूट्यूब है, उसका एक यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है कि CN बू करके, चाइनीज है आई थिंक ये. देन कोको कोला है, चिकलोका करके यहाँ पे किसी ने बनाया हुआ है. सो ये क्या हो गया, दिस आर द इन्फ्रिंगमेंट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क. ये नहीं होना चाहिए. सेम अब देखो यहाँ पे क्या कॉमेडी है, ये प्यूमा है और यहाँ पे देखो ये प्यूडल है. सो मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज. यहाँ पे ये जो पैंथर या कुछ दिया हुआ है इसको आप यहाँ डॉगी से चेंज करके यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि हम लोग का ब्रांड अलग है. सो दैट इज ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट ही कंसिडर होगा. ओके, और वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं. सेम वे यहाँ पे देखो वी हैव स्टारबक्स. सो स्टारबक्स के लिए यहाँ पे क्या दिया देखो, ये कोई आई थिंक पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं पे ये केस हुआ रहेगा बिकॉज वो टर्बन मैन बताया हुआ है. सेम वे स्टारबक्स के और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे देखो ये. सो दिस आर द एग्जैक्ट कॉपीराइट वायलेशंस. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई लोकेशंस पे यूपीएस है, डोमिनोज पिज्जा है, फेसबुक है. अब ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल वन. यहाँ पे ये देखो रिवाइज्ड किया हुआ है हम लोगों ने, है ना. तो आप रिवीजन में ऐसा कोई पॉइंट्स कर रहे हैं जिसको हम लोग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट कंसिडर करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, मंची बर्गर ये चलेगा, मैकडोनल्ड्स का ओरिजिनल ब्रांड ये. आप ऐसा अगर मंची बर्गर अगर लिखेंगे दिस इज नॉट अलाउड. ऐसा नहीं है कि एम वर्ड जो है वो मैकडोनल्ड्स के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन दे हैव प्रोवाइडेड और दे हैव रजिस्टर्ड इन दिस वे. तो आप अगर वो सेम वे में अपने बर्गर का नाम लिखोगे तो दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन बिकॉज मैं एम देख के घुसूंगा ब्रांड, जो भी आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, शॉप है, उसमें मैं ये पूरा नाम नहीं पढ़ूंगा. बहुत बार लोग ये एम देख के बोलते हैं कि ओके दिस इज मैकडोनल्ड्स, है ना. अंदर हम लोग डिटेल नहीं पढ़ते. तो ये सेम क्या हो रहा है, दिस आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क. जैसे यहाँ पे देखो ये पेपैल है, पेमेंट गेटवे, एंड पेंडोरा. सो दिस लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर. पीपी है. देन ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे. और ये जो है ना, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए. दिस इज वन मोर एग्जाम्पल KFC का, KLG
सो अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम वे में ही दिए हुए हैं ना, दिस आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर। मतलब आप अगर थोड़ा इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज लाइक KFC ओनली, खाली सर्टन वर्डिंग्स जो है, सर्टन पैटर्न जो है वो चेंज किया है। तो यू आर यूजिंग सम अदर पर्सन्स ब्रांड नेम और देयर रेप्यूटेशन फॉर योर बिजनेस बेनिफिट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। नाउ और एक बात, जो हम लोगों के डोमेन नेम्स होता है एज अ ट्रेडमार्क, ये भी ट्रेडमार्क होता है डोमेन नेम्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे इमेज पे आपको लेके जाऊँ, सो आपका जो डोमेन नेम रहता है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ये आपका डोमेन नेम है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है .com .org .edu समथिंग लाइक दैट, है ना। अब जब अगर मैं google.com पे जा रहा हूँ, सो मैं ये जो प्लेस है इसको google.com से पहचानता हूँ। सो अगर ये कोई अगर मिसयूज करेगा, है ना, ये नाम अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है तो वो क्या हो गया, दैट इज द वायलेशन। देन सेम वे अगर हम लोग वापस देखेंगे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन है, अब वायलेशन होते कैसे, जब अगर हम लोग साइबर वर्ल्ड में बात करते हैं डोमेन इन्फ्रिंगमेंट, सॉरी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। सो ट्रेडमार्क क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया। ट्रेडमार्क कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ट्रेडमार्क कॉम्बिनेशंस, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी कैन से वी हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल थिंग्स लाइक लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ रिलायंस ट्यून। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑल में जाता हूँ, इफ आई से रिलायंस ट्यून, ये वाला दिखता है, ध्यान से देखना। Same way, if we say we have Nokia, अब नोकिया का अगर हम लोग ट्रेडमार्क अगर देखेंगे, सो उसमें क्या आ रहा है, देखो ये वाला, देखो बेस्ट वन। ओके, सो अब ये जो ट्रेडमार्क है इसमें क्या हुआ, कनेक्टिंग हैंड्स आ रहा है, दिस इज फर्स्ट थिंग। नोकिया, ये जो उनका नाम है वो, एक पंच लाइन है दैट इज कनेक्टिंग पीपल, और बैकग्राउंड में म्यूजिक है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ ट्रेडमार्क, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कोई एक चीज जो है मतलब एक यहाँ पे नाम यूज किया, यहाँ पे कोई एक इमेज या दूसरा कोई आइकन या लोगो और कुछ आएगा, एंड उसके साथ में नीचे आपको कोई एक पंच लाइन आ रहा है और बैकग्राउंड में साथ में म्यूजिक आ रहा है। सो इसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलेंगे, जिसमें मल्टीपल थिंग्स आर इन्वॉल्व। कौन से मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक है साउंड, एक है इमेज, एक है टैगलाइन या पंच लाइन, है ना। हाँ, अब वहाँ पे वो जियो का जो रेप्लिकेशन है वो ऑफ कोर्स है, जूम ऐप जो है वो जियो मीट, आई मीन जूम का रेप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो जियो मीट के जगह पे जूम ही यूज़ कर रहे हैं आज, वो ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब ये मेन चीज़ क्या हो रहा है कि मैं आपको एक वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ। सो देयर कैन बी मल्टीपल वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस कैन हैव इन मार्केट। सो वो टाइम पे आप एग्जैक्टली उसको इन्फ्रिंगमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग ऑफ दिस काइंड। सो अभी आपका वीडियो कॉलिंग ऐप जो है वो तो सेम रहेंगे, उसके फंक्शंस आपको थोड़े अलग वे में प्रोवाइड करना है। सो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ अलग करेंगे, ओके। और कंपनीज जो है ना वो कभी कभी जब तक ज़्यादा कंफ्यूजिंगली सिमिलर चीज़ें ना हो तब तक ऐसे डिस्प्यूट में पड़ते नहीं है। कोई एक ऐसे कंपनी के साथ में जो एक कंट्री में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हो गवर्नमेंट को, उनके बिजनेसेस को। सो इसके लिए जियो मीट में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जूम ऐप जैसे, लेकिन दे विल जस्ट से कि ओके वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड समथिंग विच इज़ यूजर फ्रेंडली फॉर आवर क्लाइंट्स। तो वो टाइम पे अगर कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस अगर रेप्लिकेट भी कर रहा है तो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
जैसे अगर गूगल मीट है तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट नाउ या शेयर स्क्रीन दिया हुआ है। आप कोई दूसरे वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस अगर यूज़ करेंगे उसमें भी यू विल फाइंड अ शेयर स्क्रीन ऑप्शन। So at that point of time, we cannot directly say कि if someone allows you to make a video call, if someone allows you to conduct an online conference meeting or lectures, so they are replicating your functions. So यहाँ पे infringement try करना वो बहुत difficult है। Yeah, we can say कि China is the at the top most level। मैंने आपको I think बताया भी था कि US 301 रिपोर्ट आता है। ये जो 301 रिपोर्ट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे सो आई जस्ट शेयर वन थिंग फ्रॉम यूएस इटसेल्फ। मैं आपके साथ वो टैब शेयर करता हूँ। सो अगर आप देखेंगे यूएस गवर्नमेंट के साइड से दे प्रिपेयर वन रिपोर्ट विच इज कॉल्ड एज यूएस 301। एज यू कैन सी एवरी ईयर दे प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, ओके, एंड एवरी ईयर दे प्रोवाइड देयर रिव्यूज। सो यहाँ पे देखो 2020 का रिपोर्ट इज ईयर 19, 18, 17, 16, 15 लाइक दैट वी हैव दिस रिपोर्ट एवरी ईयर अवेलेबल। सो लेट्स सपोज इफ आई गो एंड चेक द मोस्ट अपडेटेड वन। नाउ ये देखो दिस रिपोर्ट दैट इज रिपोर्ट 301 is specifically defined for the intellectual property violations. Like we are doing a business with one or the other company, we are transferring our intellectual property at India, China, Bhutan, Nepal, Bangladesh, and many different places. And which are the country which respects our intellectual property, and which are those countries which are violating the rules, international rules which are defined for this intellectual property, like copyright violation होते हैं whenever we broadcast our Hollywood movies in India. Suddenly they get suddenly you will find a pirated version of the same on torrent and telegram and many different places. So instead of people go and watch the same movie in theater, they just directly go and watch or browse those movies from torrent or telegram or such other pirated applications जहाँ से we can easily find the copy of the same. So यहाँ पे ये एक बात हो गया। दूसरा China, they basically replicate so many things, physical product as well as softwares, and everything is there. Then Russia was at this place also, जहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग जो गेम्स या कुछ खेलते हैं उसके पायरेटेड कॉपीज जो है आपको यहाँ पे बहुत बार मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगर प्रेस रिलीज अगर देख रहे हैं या फिर प्रेस रिलीज देखते हैं सिर्फ। सो ये प्रेस रिलीज के अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव मेनी थिंग्स, जस्ट 1 मिनट, US 301 रिपोर्ट कंट्री लिस्ट। सो यहाँ पे देखो आपको ये कंट्री लिस्ट कहीं ना कहीं इसमें मिलेगा। कहाँ पे है? ओके, वी कैन चेक फ्रॉम दिस। यहाँ पे देखो कंट्री वॉच लिस्ट है। अब कंट्री वॉच लिस्ट जो है ना इसमें आपको पता चलेगा कि ये देखो ये हम लोग के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ट्रेडमार्क वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे अगर आप आएंगे इन दिस, ओके, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है। देखो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज गिवन हियर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में 33 कंट्रीज आते हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है ना उसको बहुत बड़े लेवल पे वायलेट करता है। लाइक यहाँ पे आपको देखो ये सारे बहुत सारे कंट्रीज दिए हुए हैं जो वॉच लिस्ट में। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर एज वेल, द लिस्ट ऑफ वॉच लिस्ट कंट्री, या फिर हम लोग वापस इंडेक्स में जाके भी यहाँ से देख सकते हैं। सो इन वॉच लिस्ट यहाँ पे देख लो डायरेक्टली, वी कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। सो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कौन से कंट्रीज आएंगे पता है, जहाँ पे इन्फ्रिंगमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो उनके कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, उनके ट्रेडमार्क जो है उसके बेस के ऊपर आप वैसे डिफरेंट ट्रेडमार्क बना के आप क्या कर रहे हैं उसको आप मार्केट में उतार रहे हैं। एप्पल के देखो चाइना मॉडल आता है। सो एप्पल का अगर एक फ़ोन अगर 50,000, 1 लाख, 2 lakhs में अगर बिकता है चाइनीज़ फ़ोन, सेम आपको 10-15,000 में मिलेगा। सो क्या हो रहा है कि इट लुक्स लाइक एप्पल ओनली, लेकिन अंदर आपको एंड्रॉयड मिलेगा। सो अब स्टार्टिंग में ना
टॉप 3 पोजीशन में चाइना, रशिया और इंडिया था, बट धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, सो नाउ वी हैव चाइना, इंडोनेशिया एंड इंडिया। सो फर्स्ट पोजीशन चाइना है, थर्ड पोजीशन पे इंडिया बहुत टाइम से कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत हम लोग हिलता है लेकिन हम लोग कांस्टेंट है यहाँ पे, यही प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, मतलब जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन सबसे ज़्यादा होता है। रशिया देखो थोड़ा नीचे चले गया, सऊदी अरेबिया आ गया, अल्जीरिया आ गया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला। चाइना इज एट द टॉप, इंडिया फर्स्ट 3 में हमेशा कहीं ना कहीं उसको जगह मिल ही जाता है। सो इतने ज़्यादा कॉपीराइट वायलेशंस होते हैं, पायरेटेड मूवीज़ आ जाते हैं, ट्रेडमार्क वायलेशंस होते हैं। आपको देखो नाइकी के और वो सबके फर्स्ट कॉपीज़ आपको सर्टन जो रिस्ट वॉचेस होते हैं उनके फर्स्ट कॉपीज़ मिलते हैं, हेडफोन्स होते हैं उनके फर्स्ट कॉपी मिलता है, एप्पल के हम लोग के जो एयरपोर्ट्स आते हैं उसके आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया, दैट इज़ वायलेशन ओनली एंड वी आर परचेजिंग इट। सो कहीं ना कहीं चाइना वो प्रोडक्ट बना के इंडिया में बेचता है, एंड इंडिया में हम लोग एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट के बदले उसका जो फर्स्ट कॉपीज़ रहते हैं वैसे कुछ परचेस करते हैं। सो यहाँ पे इसके लिए आज भी हम लोग ये वॉच लिस्ट में, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हम लोग। नाउ यहाँ पे अगर आएंगे तो वही मैंने जो आपको बताया वही है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, अ पर्सन हैज गिवन अ एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान न्यूज़पेपर हैविंग द सर्कुलेशन इन बीकानेर ओनली एंड द दिल्ली बेस्ड प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो केस करेगा उसको प्लेंटिफ बोलेंगे, है ना। सो अब क्या बोला है, अ पर्सन हैज अ एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ पे आया, राजस्थान न्यूज़पेपर में आया, उसका सर्कुलेशन जो है वो बीकानेर में हुआ है। एंड द दिल्ली बेस्ड प्लेंटिफ मतलब कोई एक पर्सन जो दिल्ली में फाइल्ड अ केस इन हाई कोर्ट एलिजिंग इन्फ्रिंगमेंट ऑफ हिज ट्रेडमार्क। अब अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग ट्रेडमार्क्स रहते हैं और उनका लिमिटेशन रहता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्रेडमार्क, जैसे हम लोग के पास यहाँ पे इन मुंबई या इन स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र वी हैव महानंदा या महानंद, जो हम लोग के पास डेयरी प्रोडक्ट है। सो आप देखो कि उसको है ना मुंबई में और महाराष्ट्र में, मुंबई और आजू बाजू के रीजन में ज़्यादा लोग पहचानते हैं। अब वो मिल्क प्रोडक्ट या ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म तक हम लोग रख नहीं सकते, बनेगा उससे उसके बाद जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है वो प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो। तो अब अगर मैं ये सेम नाम, सिमिलर नाम अगर मैं साउथ इंडिया में या गुजरात में या फिर एमपी, यूपी, बिहार वो साइड कहीं पे, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहाँ पे कहीं पे, या जम्मू कश्मीर में यूज़ करूँगा, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा, बिकॉज एक्सेप्ट अमूल विच इज़ द सिंबल ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वो एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको सिर्फ अमूल जो है ना वही दिखेगा। आपने बहुत बार रेलवे ट्रेन्स पे देखा रहेगा कि एक ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन्स होते हैं उसके ऊपर आपको अमूल ब्रांड दिखता है, लेकिन बाकी के जो मिल्क प्रोडक्ट है ना उसके ब्रांडिंग ऐसे नहीं होते, बिकॉज वो सिर्फ एक स्टेट या सिटी लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वो उससे दूर नहीं जा सकते। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसका रिस्ट्रिक्शन है ट्रेडमार्क, उसको सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का मिला है, तो महाराष्ट्र के बाहर अगर मैं वो सेम ट्रेडमार्क यूज़ करूँगा जहाँ पे उसको कोई पहचानता नहीं है, जैसे आप देखो कि अगर मैं गुजरात या वहाँ कहीं पे जाऊँगा तो वहाँ के जो मिल्क ब्रांड्स रहेंगे उनको मैं नहीं पहचानता हूँ, बिकॉज वहाँ के लोग उनको पहचानेंगे ना जो डेली बेस पे वो प्रोडक्ट्स बाय या सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो कभी कभी जा रहे हैं वहाँ पे, सो मुझे वो ब्रांड पता नहीं है। तो अगर मुझे पता नहीं है और वो सेम ब्रांड का या सिमिलर साउंड करने वाले ब्रांड नेम से अगर मैं बिजनेस इंडिया मुंबई में चालू कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा, बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट है उनका रिकग्निशन मुंबई में या महाराष्ट्र में या वो रीजन में है ही नहीं जहाँ पे मैं उनको एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली सेम वे राजस्थान के न्यूज़पेपर में एक सर्कुलेशन आता है जो बीकानेर के लिए है, और दिल्ली वाला कोई एक पर्सन अगर बोलता है कि भाई तूने मेरा ट्रेडमार्क वायलेट किया हुआ है, और वो अगर फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो फिर ये वायलेशन कंसिडर नहीं होगा, एक्सेप्ट कि हम लोग मैकडोनल्ड्स या ऐसे कोई ब्रांड्स की बात करें जिनके ब्रांचेस बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन आपका फूड प्रोडक्ट कोई एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो टाइम पे वो ट्रेडमार्क वायलेशन या इन्फ्रिंगमेंट कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज मैं जो एरिया में ये ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं है, तो मैं आपका रेपुटेशन यूज़ करने का सवाल ही नहीं आ रहा है। सो हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन, सो नो पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, मतलब अगर मैं दिल्ली कोर्ट में अगर केस फाइल कर रहा हूँ
एडवर्टाइजमेंट आया राजस्थान में, पर्सन जो है वो राजस्थान में है ना, सर्कुलेशन वहाँ पे हो रहा है, तो अब वो टाइम पे अगर मैं दिल्ली में केस फाइल करूंगा तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन ही नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अगर दिल्ली में एडवर्टाइज आता था तो फिर कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे होता था। एज अ डिफेंडेंट जो जिसके ऊपर केस हुआ है इज सेलिंग द गुड्स इन दिल्ली, सो नो पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन दिल्ली। बराबर है। तो आप जो ब्रांड से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो दिल्ली में चल रहा है, उसको राजस्थान में कोई पहचानता नहीं है। तो जब भी अगर मैं सिमिलर नाम से अगर राजस्थान में अगर प्रोडक्ट बेचूंगा तो वहां पे मुझे भी स्क्रैच से उसका इमेज खड़ा करना पड़ेगा, तो वो टाइम पे वहां पे कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगा, सॉरी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं होगा। देन कॉपीराइट एक्ट क्या बोल रहा है कि एनीथिंग कंटेन्ड इन द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर और एनी अदर लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूड अ डिस्ट्रिक्ट कोड within the local limit whose jurisdiction at the time of institution of the suit or other proceeding the person instituting the suit or other proceeding, or where there is a more than one such persons, any of them actually and voluntarily resides or carries on a business or personal work for a gain। सो जहाँ पे हम लोग केस फाइल करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई बिजनेस चल रहा है या फिर वहाँ पे वॉलेंटरी आपने वो सेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज़ किए थे, है ना, वो पॉइंट्स आएंगे। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, दैट इज एक्सक्लूजन क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सक्लूजन मतलब मैं बोलूँगा कि हम लोग का मेन जो बिजनेस है वो मुंबई में, हम लोग के हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में, हम लोगों का फैक्ट्री जो है वो नवी मुंबई में। अब सिर्फ हम लोगों का बैंक गारंटी या फिर कुछ फंडिंग जो है वो दिल्ली से आ रहा है। सो हम लोगों ने एक्सक्लूजन क्लॉज में क्या रखा कि वेन एवर डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द पार्टनर्स वन शुड फर्स्ट अप्रोच टू मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे, ऐसा लिखा है मैंने। देन दिस इज लीगल, दिस इज वैलिड और ये ही पॉसिबल रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का बैंक गारंटी और बिजनेस बैंकिंग ट्रांजेक्शंस दिल्ली से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल। सो रिमेंबर, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड नो जुरिस्डिक्शन, ये दो डिफरेंट चीज है। मैंने कोई एक कोर्ट को, कोई एक प्लेस के कोर्ट को, हाई कोर्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, दैट इज डिफरेंट। एंड मैं कहीं पे बोल रहा हूँ कि मैं ये कोर्ट को या उसके जुरिस्डिक्शन को मैं अलाव ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेबल ही नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट एनी अथॉरिटी हु कैन डिसाइड कि कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट अगर मैंने अपने अग्रीमेंट में अगर लिखा है तो वो अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड कंसिडर होंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द लॉ ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन और मोर कोर्ट, दैट इज वेरी वेल सेटल्ड इन इंडिया, बट कार्डिनल लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट कैन नॉट होली आउटस्टेटेड। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये कोर्ट जो है वो हम लोग का केस सुन ही नहीं सकता है, या ये ऐसा अगर कोई मैंने अग्रीमेंट में अगर लिख दिया, अग्रीमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ एब्सोल्युटली आउस्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इज अनलॉफुल एंड दैट इज द वॉइड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। पार्टीज बाय अग्रीमेंट कैन नॉट प्रोहिबिट वेरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द लीगल सिस्टम टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स। ठीक है। सो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई हम लोगों का एक जो बिजनेस पार्टनर है वो यूएस से और एक इंडिया से है, तो जब कभी अगर डिस्प्यूट हुआ तो यूएस कोर्ट विल ओनली गेट द जुरिस्डिक्शन एंड इंडियन कोर्ट विल नॉट गेट एनी जुरिस्डिक्शन और एन अथॉरिटी, दैट इज इनलीगल। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक स्टेट का कोर्ट जो है उन्हीं के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा, वही ये केस सेटल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बाकी कोर्ट को अगर मैं नहीं अलाव कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट एवरी अग्रीमेंट by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by usual legal proceeding in ordinal tribunal or which limits the time within which he may thus enforce his rights is void to that extent। so यहाँ पे exceptions दिए हुए हैं। अब क्या बोला है, डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन आर टू अबाइड बाय इट अवार्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विच लिमिट्स द जुरिस्डिक्शन बाय अग्रीमेंट टू वन और मोर कोर्ट्स। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर डिस्प्यूट हुआ तो पहले हम लोग मुंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, ऐसे हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट से कि ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं लगेगा, दैट इज टोटली अनलॉफुल। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्सक्लूजन क्लॉज इज वैलिड एंड लॉफुल सो लॉन्ग एज इट डज नॉट आउस्ट jurisdiction of all the courts which would otherwise have jurisdiction। Remember, कोई कोर्ट का jurisdiction लग रहा था और उसको अगर आपने निकाल दिया तो ये unlawful रहेगा। कोई कोर्ट का jurisdiction लग ही नहीं रहा है तो वो तो पिक्चर में ही नहीं आना है।
मतलब वी आर कंडक्टिंग दिस लेक्चर इन मुंबई, बराबर है। नाउ सपोज मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, एंड जो मेरे स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं दे आर इन मुंबई एंड नागपुर एंड पुणे। मुंबई, नागपुर, पुणे, ये 3 प्लेसेस पे स्टूडेंट्स है जिनको मैं लेक्चर दे रहा हूँ ऑनलाइन फ्रॉम दिल्ली, एंड जो एक्चुअल कॉलेज जो है वो मुंबई में, जो मुझे पे करेगा फॉर दिस लेक्चर दैट कॉलेज इज ऑल्सो इन मुंबई, बराबर है। सो एवरीथिंग इज इन मुंबई। सो वो टाइम पे क्या होगा कि अगर हर कोई मुंबई में ही है तो वो टाइम पे ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग कि आपके कुछ जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ मुंबई का होगा, बिकॉज हम लोग के स्टूडेंट्स जो है को डिस्प्यूट है, दे आर लिसनिंग दिस लेक्चर फ्रॉम मुंबई, नागपुर एंड पुणे, एंड जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो दिल्ली में। तो अब सबसे पहला प्रायोरिटी जुरिस्डिक्शन जिसको मिलेगा वो रहेगा मुंबई, बिकॉज कॉलेज बिलोंग्स टू मुंबई, जो फैकल्टी अपॉइंट हुआ है फॉर दिस सब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू मुंबई, पेमेंट जो हो रहा है फैकल्टीज को दैट टू हैपनिंग फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, बट दैट फैकल्टी ड्यूरिंग लॉकडाउन ही स्टेज इन दिल्ली जहाँ से वो लेक्चर कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लॉकडाउन दे आर अटेंडिंग ऑनलाइन कॉलेज फ्रॉम मुंबई, पुणे एंड नासिक। सो वो टाइम पे मल्टीपल लोकेशंस आएंगे, लेकिन फर्स्ट जुरिस्डिक्शन जो होगा वो किसका होगा, मुंबई का आएगा। सेकेंड जुरिस्डिक्शन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, जहाँ से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, दैट इज दिल्ली। थर्ड जुरिस्डिक्शन जो आएगा वो देन मुंबई और सॉरी नासिक एंड पुणे, ये दोनों कोर्ट्स का आएगा। अब यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सारे जो कोर्ट्स है इनका लेना देना ही नहीं है ये केस के साथ में, तो उनका तो जुरिस्डिक्शन वैसे ही वैलिड नहीं है, गेटिंग, बिकॉज कोई एक चीज वहां पे हुआ ही नहीं है ना, तो वो बीच में आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूजन क्लॉज में अब इनको एक्सक्लूड करके मतलब ही नहीं है, बिकॉज उनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं लग रहा है वहां पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब एक्सक्लूजन क्लॉज में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी हैव जुरिस्डिक्शन ऑफ विच कोर्ट, दिल्ली जहाँ से मैंने लेक्चर दिया, मुंबई जहाँ पे कॉलेज है, जहाँ से पेमेंट हो रहा है, जहाँ से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, एंड नासिक एंड पुणे जहाँ पे स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे हैं। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा, मुंबई आएगा, सेकंड दिल्ली, एंड थर्ड पोजीशन पे आप नासिक पुणे दोनों को साथ में रखेंगे, बिकॉज दोनों साइड पे स्टूडेंट्स ही है। सो मैं अग्रीमेंट में कहीं पे ये बोल सकता हूँ कि राइट नाउ वी आर कंडक्टिंग लेक्चर्स ऑनलाइन, जहाँ पे मेरे लेक्चर्स मैं दिल्ली से दे रहा हूँ, तो आई कैन लिमिट दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज नासिक एंड पुणे हाई कोर्ट जो है उनका जो कोर्ट है उनको मैं लिमिट कर सकता हूँ कि if any dispute arise during this online lecture sessions, तो first priority should be given to Mumbai, second should be given to Delhi, and then we can say कि at last we can say कि if any problem arise and if the dispute is still not in a settling mode, then we can go and ask for a judgment from Nashik और Pune courts, ये हो सकता है। तो मैंने लिमिट किया हुआ है, ठीक है, जिनका जुरिस्डिक्शन लग रहा है ना उनको मैं लिमिट कर सकता हूँ, लेकिन उनको मैं मना नहीं कर सकता। इफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम नासिक एंड पुणे, तो वो वहाँ के जो कोर्ट्स है उनका जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली लगेगा, लेकिन लिमिटेड होगा। सो आप डायरेक्टली वहाँ पे अगर केस फाइल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इफ़ यू से इन योर अग्रीमेंट कि एक्सेप्ट मुंबई एंड दिल्ली, दूसरे कोई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो वो टाइम पे उनका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होगा। सो दैट टाइम यू कैन नॉट एक्सक्लूड दोज कोर्ट्स, दैट इज नॉट लीगल और दैट इज नॉट लॉफुल थिंग। तो वो टाइम पे आपका पूरा अग्रीमेंट वॉइड कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अगर नासिक जम्मू कश्मीर, गुजरात है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, या ये कोई कोर्ट्स जो है, या ये जो स्टेट्स है MP, UP, बिहार है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है ना, झारखंड है, अब ये पिक्चर में ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे ना मेरे स्टूडेंट्स है, ना मैं हूँ, ना कॉलेज है, तो अभी ये इनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं आ रहा है, तो इनके बारे में बात ही नहीं करना है। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई कहाँ पे होगा, जो कोर्ट्स पिक्चर में आ रहे हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई होगा, और उसको हम लोग लिमिट करने की ट्राई कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मेनी कोर्ट वुड हैव अ जुरिस्डिक्शन एंड पार्टीज हैव अग्रीड टू सबमिट दैट डिस्प्यूट टू वन और मोर ऑफ दिस जुरिस्डिक्शन एंड नॉट टू द अदर, और अदर्स सच अ क्लॉज वुड बी लीगली वैलिड एंड इट कैन नॉट बी सेड। यही आपको दिया हुआ है।
अब्यूज ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज, जो मैंने आपको बोला, अब्यूज का मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोगों का एग्जाम्पल क्या था, दिल्ली से लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, मुंबई में कॉलेज है, अपॉइंटमेंट प्रोफेसर्स का वहाँ से हो रहा है, पेमेंट वहाँ से हो रहा है, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया वो मुंबई में लिया है, बट सिर्फ वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो अटेंड कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम पुणे एंड नासिक। तो अब्यूज का मतलब क्या है कि मैंने डायरेक्टली क्या बोला कि एक्सेप्ट मुंबई एंड दिल्ली कोई दूसरे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होगा ये केस में। सो वो अब्यूज किया मैंने एक्सक्लूजन क्लॉज का। क्यों? बिकॉज मुंबई, पुणे एंड नासिक जहाँ से लेक्चर अटेंड हो रहे थे उनका जुरिस्डिक्शन था, लिमिटेड था। सो मैं उनको लिमिट कर सकता हूँ, मैं उनको डायरेक्टली मना नहीं कर सकता, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। सो वही है। सो बहुत बार ये एक्सक्लूजन क्लॉज जो है ये मिसयूज होता है। नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस क्लॉज इज टू स्पेसिफाई द जुरिस्डिक्शन म्यूचुअली कन्वीनियंट। मतलब मैं क्या बोलूँगा, कॉलेज मुंबई में है, मैं मुंबई में हूँ, लॉकडाउन में टेम्पररी में दिल्ली में था, स्टूडेंट्स हम लोग के जो है वो मुंबई से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो अभी म्यूचुअली सबके लिए कन्वीनियंट क्या है, अगर कभी डिस्प्यूट हुए, कोई केस हुए, तो मैं बार बार मुंबई छोड़ के दिल्ली नहीं आ सकता अपना काम धंधा छोड़ के। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल या कन्वीनियंट सबके लिए क्या है कि आप मुंबई हाई कोर्ट या मुंबई के जो कोर्ट्स हैं इनको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दो। सो इसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं। एंड टू ऑल्सो अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट ऑन जुरिस्डिक्शन, क्योंकि हम लोगों ने पहले से मेंशन किया रहेगा कि अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो एवरीवन बिलोंग्स टू मुंबई, हर कोई मुंबई में रहता है। लॉकडाउन में अलग अलग गए रहेंगे लेकिन मेन उनका जो ओरिजिन है वो मुंबई में ही है ना। स्टूडेंट्स ने अगर मुंबई के कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है, दैट मीन्स दे बिलोंग टू मुंबई ओनली, बट टेम्पररी दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। सो मेन जो म्यूचुअली कन्वीनियंट सबके लिए क्या है, जहाँ पे कॉलेज है, जहाँ पे प्रोफेसर्स है, जहाँ पे स्टूडेंट है, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस फॉर एवरीवन, जहाँ पे सबका रेसिडेंशियल प्लेस है। सो वहाँ का ही जुरिस्डिक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे और बाकी कोड को हम लोग लिमिट करेंगे, हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर एक्सक्लूड किया मतलब आपने वायलेट किया जो हम लोग के क्लॉजेज है इसको, या फिर आपने अब्यूज किया, ये बोलेंगे हम लोग। When parties are unequal, an exclusion clause restricts the jurisdiction, the place which would cause extreme hardship to one party to the extent that it would make it prohibitive for the weaker party to litigate his claims। अब देखो, अगर कोई एक गरीब है, ज़्यादा उसके पास कोई इतना अमीर नहीं है कि हर दिन आप बुलाओगे और वो दूसरे दिन वहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा 2 घंटे में वहाँ पे, वापस फ़्लाइट पकड़ के 2 घंटे में यहाँ पे, इतना इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता। तो जितना मैं केस में इन्वेस्ट करूंगा और प्लस मेरे ट्रैवलिंग होंगे और मेरा जो जॉब का मेरा जो लॉस होगा, सो इससे बेटर कि हम लोग वहाँ पे ऐसे कोई क्लॉज रखे ही ना। सो यहाँ पे वही दिया है, रिटेल वेबसाइट कहाँ पे है? दुबई में, सेलिंग एंड डिलीवरिंग अ टेलीविजन सेट टू कंज्यूमर इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोला, इट इज मेंशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन शेल बी दुबई। मतलब आप बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं? अब देखो शेल लिखा है, शेल मतलब कंपल्शन होता है। अब आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो दुबई से कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो सेल होगा वो कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा या फिर इंडिया में होगा स्पेसिफिकली। अब देखो सेम वे अगर हम लोग अमेजोन पे, अब अमेजोन जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे बिजनेस करता है ना। सो अब जब वो मल्टीपल प्लेसेस पे बिजनेस कर रहा है लेकिन उसके बहुत सारे पेरेंट कंपनी जो है वो यूएस से बिलोंग कर रहा है। तो अब जब कभी अगर बिजनेस हो रहा है एंड इफ अमेजोन सेज कि इफ एनी डिस्प्यूट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सो टाइम पे वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इंडियन कोर्ट्स एंड वी आर अलाउिंग और एक्सक्लूडिंग इंडियन कोर्ट्स। हम लोग अलाउ क्या करेंगे? बिजनेस डिस्प्यूट्स कहाँ पे सेटल होंगे? इन यूएस। So do you think for 10,000 rupees of product, if there are some dispute with an Amazon, then I'll file a case in USA? So मेरा जाने आने का खर्चा ही उससे ज़्यादा हो जाएगा। So मैं बोलूँगा कि छोड़ भाई 10,000 नहीं चाहिए, मेरे टिकट्स के चार्जेस इससे ज़्यादा हो जाएंगे एंड प्लस जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग। So if there will be different in television set, it next to impossible for Indian litigate in Dubai. Based on this circumstances, exclusion clause may not be upheld by we can say on the grounds of equality and justice। हम लोग इसको यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे। Okay, then next is objection of lack of jurisdiction. Suppose if there is any local website that runs its business in UK and if I in India make the same named website, then there would be not be any copyright violation। नहीं, copyright violation होगा बिकॉज वेबसाइट है। वेबसाइट मतलब अगर वो कमर्शियल वेबसाइट है विच इज़ एक्सेसिबल एवरीवेयर इन इंडिया एज वेल एज लाइक इन देयर कंट्री एज वेल एज ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
अगर वो ग्लोबल वेबसाइट है तो वो टाइम पे अगर आपने वैसा डुप्लीकेट वेबसाइट बनाया है, सबसे पहले तो जो डोमेन रजिस्ट्रार्स है वही आपको अलाउ नहीं करेंगे। सो आप देखो कि जैसे आपने देखा है कि अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर अगर कोई एक वीडियो अपलोड करता है ना, तो अपलोड होने के बाद में वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो आपके वीडियो का रेजोल्यूशन, उसके जो साउंड्स जो है उसका डेटा वो यूट्यूब पे बाकी लाइब्रेरी में उसके पास जो डेटा है उससे मैच करके देखता है। तो अगर कोई एक डेटा अगर वहाँ पे मैच होता है ना, तो वो पहले ही बता देगा कि यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है इसके ऊपर या आ सकता है। यस, सो वैसे ही सेम वे अगर कोई एक वेबसाइट है, उसका डुप्लीकेट वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो वो जिसका वेबसाइट है वो क्लेम करेगा। उसके पहले रजिस्ट्रार ही ये स्कैन करेंगे कि अगर कहीं पे आपके कंटेंट एग्जैक्ट सेम मैच हो रहा है कोई दो वेबसाइट पे, तो रजिस्ट्रार ही वो वेबसाइट को टेम्पररी कॉपीराइट क्लेम बोल के डाउन कर देगा। देन यू सपोज टू एक्सप्लेन और प्रूव देम दैट वेबसाइट एंड कंटेंट बिलोंग्स टू यू ओनली, अदरवाइज ये आगे जाएगा ही नहीं। क्लियर है? कॉपीराइट वायलेशन आएगा। सो एज यू कैन सी के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मतलब लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होगा, हर किसी का कंप्लीट 100% नहीं रहेगा। अब किसका कितना ज्यूरिसडिक्शन है ये कैसे पता चलेगा? तो आप कौन से प्लेस पे हो, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग। दूसरी बात, एक्शन हुआ है या नहीं ये देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको दिए। एक तो जैसे अगर मैंने बोला है कि अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर बड़ा है तो फिर हम लोग डायरेक्टली जैसे आप देखो, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नो नॉट, इफ देयर आर सम इश्यूज जो डायरेक्टली किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट करता है, तो वो टाइम पे वी कैन डायरेक्टली फाइल अ केस एंड और वी कैन डायरेक्टली चैलेंज इट इन अ सुप्रीम कोर्ट। आपने ये दिल्ली में जब फायर क्रैकर्स बैन किए थे वो वाला केस सुना रहेगा आपने, वेयर पीपल डायरेक्टली चैलेंज्ड दैट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग इट्स अ वायलेशन ऑफ fundamental right which is provided as per the Indian Constitution, which states that everyone can follow their own custom and religion. So for celebrating a Diwali, that is the Hindu custom or religion. So if you restrict us from celebrating, so firecrackers are a part of Diwali celebration, ये उनका मेन मोटिव था। Then same way Delhi High Court, Supreme Court, High Court नहीं आएगा, Supreme Court आएगा, the highest level of court. Supreme Court states that there is no way defined in any religious textbook that Diwali celebration is compulsory and firecrackers are compulsory for Diwali celebrations. So when two points are clashing, that one is the celebration and second is the public health, then instead of celebration or your religious sentiments, the public health will get the highest priority, and that's why दिल्ली में वापस firecrackers banned हो गए। समझ में आया आपको? मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है कि मैं अगर कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे दैट्स माई राइट टू सेलिब्रेट और टू फॉलो माई रिलीजन, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अदर्स डू हैव अ फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, टू लिव अ हेल्दी लाइफ, or it's something which is very important that we should provide someone a healthy life or the environment where they can live a healthy life, that is a clean water, clean air and every such things. So अगर firecrackers जब आप burn कर रहे हो and because of which right to live, that is also my fundamental right. So जब अगर आप firecracker ban कर रहे हो and मुझे अस्थमा या ऐसा कोई बीमारी है and उसकी वजह से pollution level increase हो रहा है because of firecracker and there are chances कि मुझे वापस अस्थमा का अटैक आ सकता है, so that is where my life is involved. तो आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं it's very dangerous for my life. So right to live got highest priority compared to right to follow your own religion. ठीक है, सो ये ओवरकम हो गया. सेम वे आप देखो कि मुंबई में हम लोग जो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं,
सो यहाँ पे भी वापस वही सेम इशू हुआ था। आपको पता रहेगा कि ये भी केस जो है वो गया था, एंड उसके बाद में गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि आफ्टर 10 या 11 ओ क्लॉक जो साउंड जो है, डीजे जो है वो ज़ोर से नहीं बजेगा, बिकॉज साउंड पोल्यूशन हो रहा है एंड इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स मैनी पीपल, हार्ट पेशेंट्स एंड एवरीथिंग। किसी का स्टडी जो है वो ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो अगेन फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे भी क्लैश हो रहा है। मेरे पास अगर मेरे पास राइट है कि नवरात्रि इज़ अ पार्ट ऑफ माई रिलीजन, मेरे जो कस्टम्स है वो, सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी लोगों के पास भी फंडामेंटल राइट है, जिनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि उनको विदाउट मच प्रॉब्लम उनको एक बेटर हेल्दी एनवायरनमेंट मिले टू लिव। सो अभी अगर मैं कहीं पे रह रहा हूँ और मेरे घर के बाजू में बहुत ज़ोरों से अगर डीजे बज रहा है, सो इट कैन डैमेज माई हियरिंग कैपेसिटी। सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा या किसी दूसरे का एग्ज़ाम है, तो अभी मेरा प्रोफेशन जो है वो भी मतलब मेरा जो एग्ज़ाम है वो भी ख़राब हो सकता है, बिकॉज वो 8 डेज जो है मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बहुत सारे रीजंस आप दे सकते हो, गेटिंग। सो जब ऐसे कोई इश्यूज जब आता है तो वो टाइम पे डायरेक्टली क्या होगा, ऐसे केसेस हायर कोर्ट में जाता है। तो सेम वे यहाँ पे पिक्यूनरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक डिस्प्यूट है जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे आप देखो कि बैंक में जो डिफॉल्टर्स होते हैं, डिफॉल्टर्स मतलब जो लोन लेके पैसा पे नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ पे आप देखो कि अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, छोटे मोटे अगर कोई लोन अगर बैंक के डूब जाते हैं, जो हमेशा होता है 10 लाख 20 30 40 50 लैक्स, तो वो टाइम पे सुप्रीम कोर्ट लेवल का जो हायर कोर्ट जो है वो पिक्चर में नहीं आता है। लेकिन जब आप देखो कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ 500 600 या उससे बड़ा अमाउंट, अब ये जो है ना, ये कोई एक बैंक को स्टेबल भी कर सकता है, कोई एक बैंक को डायरेक्टली डुबा भी सकता है। वो बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट होने का मतलब है कि उसमें जो लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करके अपने सेविंग्स रखे थे, वो सारे लोगों के सेविंग्स जो है वो डूब गए। तो अभी राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट फुलफिल करने के लिए मैंने बैंक में मेरा एक सेविंग अकाउंट, मेरे सेविंग्स रखे थे, सो दैट इन फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट या जो भी है, मुझे और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और मैं आराम से जी सकूं। आपने मेरा पैसा किसी दूसरे को लोन पे दिया और वो पर्सन अभी आपको रीपे नहीं कर रहा है, तो मेरा फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है ना, और बाकी सबका भी हो रहा है। अब आप देखो कि यहाँ पे ऐसे बड़े केसेस जब होते हैं, जब बहुत सारे लोगों के पैसे इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो टाइम पे ऐसे केसेस जो है वो हायर कोर्ट्स में जाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको भी ये सेम एग्जांपल्स मिलेंगे। लाइक वी हैव इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर and nullities in a case of initial lack of jurisdiction, no amount of consent or वीवर मतलब कोई एक चीज़, जैसे आप देखो कि हम लोग टैक्स वीवर बोलते हैं कि आपको ये भी नहीं करना है, हम लोगों ने हटा दिया, आपको कोई फ्रीडम दे दिया, बराबर है। सो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग वीवर दे रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ओके ये कोर्ट को मैंने वीवर दे दिया, वहाँ पे ये जो कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा सपोज, है ना। सो इन सच केसेस नलिटी रिमेन्स अ नलिटी विच कैन बी डिक्लेयर्ड सो एट एनी स्टेज ऑफ लिटिगेशन इंक्लूडिंग एप्लेट प्रोसीडिंग्स। एप्लेट प्रोसीडिंग्स का मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज, अब यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग के पास टैक्स कोड्स जो है वो अलग है। आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट अगर कोई क्वेरी लेके मेरे पास आ रहा है, अब वो जो क्वेरी है उसका वो अकाउंट्स का है, मेरा उससे लेना देना ही नहीं है, उसके लिए उसको कहाँ पे जाना चाहिए, अकाउंट्स के प्रोफेसर के पास जाना चाहिए या वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जिनको वो सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज हो। इफ यू कम टू मी विथ सम सब्जेक्ट और सम क्वेरीज जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो वो डाउट्स मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ। आई कैन सॉल्व ओनली दोज डाउट्स जिसका मुझे नॉलेज है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे इन लीगल टर्म्स एज वेल वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स, कोई सिविल कोर्ट है, कोई क्रिमिनल कोर्ट्स है,
कोई नार्कोटिक्स कोर्ट्स है जिसमें ड्रग रिलेटेड केसेस आएंगे, कोई साइबर कोर्ट्स रहेंगे जिसमें साइबर लॉ या साइबर वायलेशन जो है उसके रिलेटेड साइबर केसेस आएंगे। सो वो हर एक का डोमेन अलग है, हर एक के सब्जेक्ट एक्सपर्टीज अलग है ना। लाइक वी हैव BMS, BCom, BBI, BSc IT, ये सब के अलग अलग सब्जेक्ट्स है, दे हैव देयर डिफरेंट डोमेन्स। तो अभी आपको कौन से डोमेन में प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जाओगे। आपको अगर BCom में प्रॉब्लम है तो आप BSc IT में नहीं आएंगे, एंड BSc IT में मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं BCom में जाऊँगा तो वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होंगी चीज़ें। तो एग्जैक्टली सेम वे कोर्ट्स के भी अलग अलग अपने खुद के डोमेन होता है। तो आपका जो केस है आपको वही टाइप के कोर्ट में जाना पड़ेगा। वही हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स इशू रह के अगर मैं सिविल कोर्ट में जाऊँगा तो वहाँ पे मैं ये फाइल नहीं कर सकता। देन पिक्यूनरी, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, अगर मेरा 5 लाख तक का डिस्प्यूट है तो मैं कोई एक कोर्ट में जाऊँगा, और 5 लाख से बड़ा अमाउंट का अगर डिस्प्यूट है तो फिर हाई कोर्ट में जाऊँगा, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं, आप देखो कि अमाउंट जैसे बड़ा रहेगा वैसे प्रॉब्लम भी बड़ा हो सकता है। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा कि किसी ने अगर बैंक के पास से 10 लाख 15 20 50 लाख लिया, वो डिफॉल्टर हो गया। अब 2 टाइप के डिफॉल्टर्स रहते हैं, एक विलफुल डिफॉल्टर जो पैसा है फिर भी नहीं पे कर रहे, और एक जेन्युइन डिफॉल्टर है जिनके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है और इसके लिए दे आर नॉट पेइंग। तो अगर एक्चुअल में पैसा है और स्टिल इफ दे आर नॉट पेइंग, लाइक वी हैव नीरव मोदी देन विजय माल्या वाला केस, तो वो टाइम पे क्या होगा कि हम लोग उनके केस को न्यूज़ में बताएंगे, है ना। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया, बहुत सारे लोगों के जो पैसे है वो अटक गए, क्योंकि ये पैसा जो है वो बैंक ने दिया था। तो वो टाइम पे क्या होगा कि अगर वो पैसा वापस नहीं आया तो जिनके जिनके सेविंग अकाउंट्स थे उनका पैसा अटक गया, उनके फंड्स जो है उनके सेविंग्स जो है वो अटक गए। अब गवर्नमेंट को रेस्क्यू पैकेज लाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो ये बैंक को फाइनेंस करेगा और बैंक फिर अपने अकाउंट होल्डर्स के पैसे वापस देंगे। अगर बैंक पिक्चर में नहीं आएगा तो उनके पैसे डूब गए। सो कोई कोई बैंक मर्जर्स जो होता है ना उसमें भी यही होता है। अब बहुत बार क्या होता है ना, सर्टन जो बैंक्स है ना या सर्टन कंपनीज जो है दे थिंक कि वी आर टू बिग टू फेल, और अगर हम लोग फेल होने भी आ गए ना तो गवर्नमेंट बचाने आएगा, रेस्क्यू करने आएगा, क्योंकि हम लोग इतने लेवल पे गवर्नमेंट के GDP में और गवर्नमेंट के कोई ना कोई फंक्शंस में इन्वॉल्व है। जैसे आप देखो कि वी हैव लाइक ICI, HDFC, एक्सिस, कोटक बैंक। अब ये जो है ना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के मतलब बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स को डिफॉल्ट नहीं होने दे सकते, फेल नहीं होने दे सकते। तो अगर ऐसे बैंक्स अगर कभी किसी को बड़ा अमाउंट का लोन दे देता है, एंड अगर वो जो पर्सन को लोन दिया है ऐसे 2-4 लोग अगर डिफॉल्टर हो जाता है, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली पिक्चर में आना पड़ेगा टू रेस्क्यू देम, टू सेव देम, कहीं ना कहीं सेटलमेंट लाना पड़ेगा। जैसे आप देखो TCS अभी एक इतना बड़ा ब्रांड है, एक इतना बड़ा कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट शेयर्स भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ एनी टाइम एनीथिंग हैपेंस टू TCS, IT इंडस्ट्री का पिलर जो है ना वो हिल जाएगा इंडिया में, एंड दैट विल अ बिग डिजास्टर फॉर ऑल द पीपल हु आर लिंक्ड विद IT। तो इसके लिए गवर्नमेंट उसको अलग से मॉनिटर करते हैं, उनको वो फेल नहीं होने दे सकते, उसमें ऐसे डिस्प्यूट नहीं आ सकते। तो अभी अगर गवर्नमेंट अगर शेयर होल्डर है, इसका मतलब क्या है TCS में कि आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना है, बिकॉज आप अभी ये लेवल पे है, दैट मीन्स यू आर टू बिग टू फेल। अगर आप फेल होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के GDP पे भी आएगा और इंडिया के IT सेक्टर पे भी आएगा, एंड वर्ल्ड में इंडिया का निगेटिव इमेज जो क्रिएट होगा, और बहुत सारे कंपनीज जो है वो अपने बिजनेस हटा के या अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो पीछे खींच लेंगे इंडिया से। सो यहाँ के बहुत सारे लोग जो फ्यूचर में IT में जॉब का अज्यूम कर रहे हैं उनको आप देख लो कि आप अभी TY कंप्लीट करके इफ़ यू ट्राई टू अप्रोच फॉर कंपनीज फॉर जॉब, अब TCS जैसा कंपनी अगर फेल होगा तो सबसे पहले तो इतने सारे लोग TCS में से बाहर निकल जाएंगे, कंपनी बंद हो गया या डिस्प्यूट हो गया, जैसा जेट एयर का हुआ था वैसा। अब वो फेल हो गया, उसके बाद में उसके जो भी एक्सपीरियंस IT लोग रहेंगे 10-15,000 जितने भी है, दे आर आउट इन मार्केट नाउ। तो जो अगर फ्रेशर्स की जॉब है ना वो भी उसको कंज्यूम कर लेंगे। सो आप जब बाहर निकलोगे आपके पास अभी जॉब ही नहीं है। सेकेंड थिंग, उनको अगर IT में जॉब नहीं मिलेगा वो कॉल सेंटर्स में भी रेडी हो जाएंगे जॉब करने के लिए। दूसरी बात कि US से या बाकी कंट्रीज से जो दूसरे प्रोजेक्ट्स बाकी IT इंडस्ट्री को मिल रहे थे उनका भरोसा थोड़ा हिल जाएगा। सो नए प्रोजेक्ट्स इंडियन IT कंपनीज को
TCS छोड़ो, बाकी कंपनीज को मिलने पे भी थोड़ा थोड़ा डाउट आ जाएगा। दैट्स अनदर थिंग। सो अब अगर कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिल रहे तो नए हायरिंग्स भी नहीं होंगे। नए छोड़ो, जो पुराने हैं ना उनको भी वो हेयर कट कर बोलते हैं इसको। हेयर कट मतलब जो पुराने जो हम लोगों के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ है जिनका पेमेंट ज़्यादा है, उनको या तो हम लोग निकाल देंगे या उनका पेमेंट हम लोग 30-40% डायरेक्टली हेयर कट पे डालेंगे, जैसा अभी लॉकडाउन में हुआ था। सो आप देखो कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ एक कंपनी को नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपको, मुझे, सबको होगा। सो इसके लिए ऐसे चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बड़े जो कोर्ट्स है ना उनका अथॉरिटी आता है, बिकॉज दिस आर द काइंड ऑफ टू बिग टू फेल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और यही होता है बहुत बार। हाँ, अब किंगफिशर जो है वो अलग कंसेप्ट है, अब उसको हम लोग बचा नहीं सकते। हम लोग उनको मर्जर करेंगे या उनके असेट्स बेच के जिनका पैसा उनको सेटल कर देंगे, उनको हम लोग बचाएंगे नहीं। बिकॉज हम लोग के पास हम लोग के एयरलाइंस जो है वो वैसे ही, बहुत सारे एयरलाइंस जो है वो ऐसे ही लॉस में चल रहे हैं और उनके बहुत सारे रीजंस हैं। तो अभी अगर मैं एक एयरलाइन को अगर रेस्क्यू करने आऊँगा ना तो दूसरा एयरलाइन भी आएगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर एयरलाइंस को अगर रेस्क्यू कर सकता था तो सबसे पहले एयर इंडिया को करता था। आई होप सबने एटलीस्ट एक बार तो एयर इंडिया का कहीं ना कहीं न्यूज़ में या पर्सनली एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो अगर मुझे रेस्क्यू करना है तो मैं एयर इंडिया का करूँगा ना, किंगफिशर को क्यों करूँ? ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे किंगफिशर का भी सेम इशू हुआ है। उन्होंने भी जब अगर लिया तो वो टाइम पे उनका अजम्पशन भी यही था दैट वी आर टू बिग टू फेल, तो गवर्नमेंट रेस्क्यू करेगा। गवर्नमेंट रेस्क्यू करेगा तो उसमें टैक्स पेयर्स के पैसा है, मेरा और आपका। अगर मैं, हम लोग के, आपके पेरेंट्स या इफ़ आई एम अ अर्निंग पर्सन, मैं अगर कोई टैक्स भर रहा हूँ ना, वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, GST कलेक्शन जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसमें से गवर्नमेंट इनको रेस्क्यू करेंगे। अब कोई एक पर्सन जो कैपेबल है, जिनके खुद के पैलेस है, वो अगर टैक्स पेयर का पैसा लेके अपने कंपनीज को अगर बचा रहा है तो दैट्स नॉट द वर्थ, वो विलफुल डिफॉल्टर है। मतलब भाई आप अलग से कोई दूसरे कंट्री में जाके अपना खुद का पूरा नया बिजनेस सेटअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप पैसा नहीं देख सकते। हाँ, इसका दूसरा व्यू पॉइंट भी है, बट वो अभी मैं वो पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जा रहा हूँ कि हाँ, अगर मेरा कोई एक बिजनेस फेल हुआ तो मैं अपना दूसरे बिजनेस में से पैसा निकाल के उसमें नहीं डालूंगा, अदरवाइज वो भी फेल हो जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन आप अगर बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको उसके प्रॉफिट लॉस पता होने चाहिए, कितने लोगों के पैसे अटक सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने ऑन टाइम अगर उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया, आपने ऑन टाइम बता नहीं पाया, तो अभी फॉल्ट आपका भी है। सो दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। पॉजिटिव मैं आपको कुछ अभी बता रहा हूँ, आपको वो अच्छा लग रहा है, दूसरा व्यू पॉइंट से बताऊंगा वो भी अच्छा लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए हम लोग को दोनों साइड पे से सोचना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे विजय माल्या इज़ द ओनली पर्सन जो इंडिया का एक इमेज था, ठीक है। जैसे टीपू सुल्तान का जो तलवार है वो उसने ऑक्शन में ख़रीदा था UK या कहीं से, तो वो टाइम पे न्यूज़ में हम लोग यही विजय माल्या को एज अ हीरो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इंडिया का प्राइड को वापस इंडिया में लेके आया, जो इंडिया के बाहर था। अब उसी को आप सेकेंड टाइम पे उसी को आप निगेटिव बोल रहे हो, तो ये टाइम टू टाइम कंडीशंस का मेन मैटर है। एंड दूसरी बात, आप क्या सोचते हो ना, बहुत बार आपका थिंकिंग जो है वो मैनिपुलेट होता है by what articles and news which are published on some popular news channels. So अगर मुझे किसी को हीरो बनाना है तो हम लोग न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया उसको हीरो भी बना सकता है, विलन बनाना है तो विलन भी बना सकता है। तो एक टाइम पे विजय माल्या वॉज हीरो एंड सेकेंड टाइम पे विजय माल्या इज़ विलन, जस्ट बिकॉज कि अगर गवर्नमेंट अभी अगर उसको सपोर्ट करेगा तो वो वोटर्स जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट उसका एक ही नेगेटिव साइड ही आपको बताएंगे और वही चलेगा, पॉजिटिव साइड नहीं बताएंगे। एंड अगर पॉजिटिव साइड अगर कोई बताएगा तो उसका वो नेगेटिव साइड नहीं बताएंगे, ये सेम चीज़ चलता है। आप अगर देखेंगे ना तो आपको अगर एक्चुअली कोई एक न्यूज़ का अगर एनालिसिस करना है ना तो दो न्यूज़ चैनल्स या 2 पेपर्स पढ़ने के, एक जो गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड जो गवर्नमेंट के अपोज में उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों को अगर आप समझोगे तो आपको एक्चुअल न्यूज़ क्या है वो पता चलेगा। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली सेम वे जब हम लोग कोर्ट में भी होता है ना, तो कोर्ट में या जो अब हम लोग केसेस भी फाइल करते हैं तो वहाँ पे भी उनके फेवर के क्या आर्ग्यूमेंट्स है और उनके अपोजिशन के क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये दोनों ध्यान से पढ़ो, समझो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग का डिसीजन क्या होना चाहिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया। तो यहाँ पिक्यूनरी
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दिल्ली के अंदर कोई एक प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो 5 लाख तक का ही है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा है अगर तो हाई कोर्ट में जाएंगे ना, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सो ये जो भी है मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो वी हैव वन एग्जाम्पल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वर्सेस उत्पल कुमार बासु। अब ये देखो ये रियल केस है जो 1994 में हुआ था, वो टाइम पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चला था ये। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो केस क्या चल रहा है। ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये गवर्नमेंट एंटिटी है, बराबर है। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, ONGC डिसाइडेड टू सेटअप अ केरोसिन प्रोसेसिंग प्लांट। 94 में वो प्राइमस जो है या ऐसे केरोसिन पे चलने वाले जो चीज़ें वो ज़्यादा थे। आप अगर वड़ा पाव स्टॉल पे या कहीं पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी ये केरोसिन से चलने वाले वो प्राइमस और वो सारे चीज़ें ज़्यादा थे। तो केरोसिन का डिमांड ज़्यादा था ये टाइम पे, ठीक है। हर किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं थे, तो गैस पाइपलाइन तो दूर की बात है। तो हर कोई मेनली आपको राशन में भी केरोसिन मिलता था। आज के टाइम पे आपको राशन में केरोसिन नहीं मिलता है, देखो। सो अब ONGC को क्या है, ये केरोसिन प्लांट जो है वो सेटअप करना है। कहाँ पे सेटअप करना है, गुजरात में सेटअप करना है। हजारिया कोई तो रीजन है, गुजरात ओवरऑल हम लोग याद रखेंगे। अब बड़े कंपनीज जो रहते हैं ना, वो खुद से सारा काम नहीं करते। उन्होंने क्या किया, एक EIL एजेंसी को अपॉइंट किया, और ये एजेंसी का काम क्या है, पेपर में एडवर्टाइज दो और सबके पास से टेंडर लेके आओ, और वो टेंडर लाके ONGC को दो, और ONGC विल डिसाइड कि अभी हम लोग को ये प्रोजेक्ट किसको देना है, केरोसिन प्लांट सेटअप करने का। ONGC खुद से नहीं करेगा, वो एक कंपनी को हायर करेगा, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, PPP मॉडल वर्क होगा। एंड देन इसमें ONGC का शेयर रहेगा, रिसोर्सेज और जो भी कुछ है वो प्राइवेट कंपनी अपने लगाएगा, प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा। तो इसके लिए EIL जो एजेंसी है, इसने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज डाला कि जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड है ONGC का केरोसिन प्लांट सेटअप करने के लिए, आपका कैपेबिलिटी बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ, और आप क्या प्राइस में ये जो लिमिट का प्लांट है ये प्लेस पे आप सेटअप करके दे सकोगे। आप अपना बेस्ट प्राइस बता दो, बेस्ट डील बता दो, और उसमें से फिर हम लोग टेंडर रिवील होगा, बेस्ट प्राइस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो वही है, ONGC ने कंसल्टेंट अपॉइंट किया, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया फ्रॉम न्यू दिल्ली कॉलिंग फॉर टेंडर्स, बराबर है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये प्रिंट एंड पब्लिश होता है इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स, इंडिया में हर जगह पे जाता है, और इसका एक सर्कुलेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में भी जा रहा है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, टेंडर के बाद में क्या होगा, बिडिंग होगा, किसका बेस्ट डील है वो। अब EIL जो है एट न्यू दिल्ली विच वर स्क्रूटिनाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड बाय ONGC, ठीक है। अब रिट पेटिशन जो है हैड बीन फाइल्ड इन कोलकाता हाई कोर्ट। रिट पेटिशन का मतलब क्या होता है पता है, कोर्ट जो है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को बोलता है कि भाई आपके पास जो केस है वो हम लोग को दे दो, सो दैट वो केस को हम लोग अपने यहाँ पे चलाए, हम लोग का जुरिस्डिक्शन में आए और हम लोग अपने हिसाब से जजमेंट दें। जैसे आप देखो कि एक छोटी बच्ची का जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के पहले जम्मू कश्मीर में रेप हुआ था मंदिर में, और बाद में कश्मीर में आई थिंक जम्मू में हुआ था। तो वहाँ पे देन वो जो केस वहाँ पे जो चल रहा था वो टाइम पे ये 370 आर्टिकल हटा नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा वहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन चलता नहीं था। तो वहाँ पे मेन न्यूज़ में ये पॉइंट्स आ रहे थे कि वहाँ का जो कोर्ट है वो जस्टिस नहीं करेगा। वहाँ पे अगर आपने केस अगर कंटिन्यू रखा तो जिन्होंने क्राइम किया हुआ है वो बच जाएंगे, है ना, वहाँ पे एक स्मूथ जजमेंट नहीं जा सकता। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे रिट पेटिशन फाइल किया, मतलब उन्होंने JNK कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आप अपना जो केस है वो हम लोग के पास दे दो, क्योंकि वहाँ पे ये हम लोग के पास इशू आ रहा है और ये हो सकता है। तो फिर वो जो केस है वो जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आ गया। तो अब कोई केस में एज पर द सिचुएशंस कंडीशन समझ के हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, हर टाइम ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट पेटिशन फाइल होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ये जो केस है ये कोलकाता हाई कोर्ट को दो, यहाँ पे हम लोग को केस चलाना है। अब केस क्या है, एक न्यूज़पेपर में ऐड आपका वेस्ट बंगाल में आता है और वहाँ से ये जो पर्सन है वो अपना टेंडर फाइल कर रहा है। अब उसने जो टेंडर फाइल किया है वेस्ट बंगाल से, उसका प्राइस बहुत अच्छा था,
लेकिन फिर भी उसके जगह पे टेंडर किसी दूसरे को मिल गया, तो इसने क्या किया, कोर्ट में जाके केस फाइल किया कि यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है या फेवर हुआ है या ब्राइब दे के ये टेंडर जो है वो हम लोग के नाम पे किया गया है। तो अब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ पे है? अब देखो खाली न्यूज़पेपर का एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में आया, बाकी पूरा बिजनेस जो है वो दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली का मेन जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, वेस्ट बंगाल का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे एडवर्टाइजमेंट हर पेपर में आता है वैसा ही एक एडवर्टाइजमेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी आया है। तो अभी जो पर्सन को प्रॉब्लम है उसको अगर केस फाइल करना है तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगा, बस यही केस है वो। ठीक है, सुबोध कुमार गुप्ता वर्सेस श्रीकांत गुप्ता। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस केस वेयर पार्टनरशिप फर्म हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बॉम्बे एंड फैक्ट्री एट मंसूर। अब क्या है, ऑफिस एंड फैक्ट्री दो अलग प्लेसेस पे है ना। अब प्लेंटिव जो पर्सन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया रहने के लिए, चंडीगढ़ में। अब अगर ये दो पार्टनर्स जिनका ऑफिस बॉम्बे में है और फैक्ट्री मंसूर में, और उसमें से एक पार्टनर जिसने केस फाइल किया दूसरे पार्टनर पे, वो कहाँ पे रह रहा है, चंडीगढ़ में रह रहा है। तीन पार्टनर है बेसिकली, सॉरी दो पार्टनर है। तो अब चंडीगढ़ का जो जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक पार्टनर वहां पे रहता है। तो मेन जुरिस्डिक्शन जो अप्लाई होगा वो किसका होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मंसूर का। दैट्स इट, वही है यहाँ पे। तो किसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, वही है। सो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है, पर्सनल बिजनेस जहाँ पे हुआ है, फैक्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे। तो आप केस फाइल करेंगे तो वहाँ पे ही करेंगे। आप रेसिडेंस जो है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आप जाके केस फाइल नहीं कर सकते, बराबर है, ये आपको यहाँ पे बताया। दैट्स इट। नेक्स्ट जो हम लोग के पॉइंट है दैट इज लीगल प्रिंसिपल ऑन जुरिस्डिक्शन इन यूएसए। अब कोई सर्टन पॉइंट्स यहाँ पे दिए कि जुरिस्डिक्शन कौन से बेस पे चलेगा। अब यूएसए का लीगल प्रिंसिपल्स या ऐसे कोई पॉइंट्स के ऊपर हम लोग कभी बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, मेनली पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन जो मतलब टेक्नोलॉजी जो आ रहा है वो यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज में पहले आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स जो होंगे वो उनके यहाँ पे पहले होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ पे जो कोई केसेस है उनको एनालाइज करेंगे, उनके यहाँ पे जो कोई न्यू रूल बना है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उनके यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए एग्जिस्टिंग रूल में उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग अपना खुद का जजमेंट दे सकते हैं या अपने खुद के केसेस चला सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, उनके यहाँ पे जुरिस्डिक्शन प्रिंसिपल्स या रूल क्या है उसको हम लोग एनालाइज करके उनके बेसिस के ऊपर हम लोग अपने जो रूल्स है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे या नए रूल्स बनाएंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने वो टाइम पे वर्ल्ड के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे ना उसका एक कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने बनाया, जिसमें से ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें से 40% बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो भी ऐसे मल्टीपल कंट्रीज के वो टाइम पे 1958-59 में जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में अवेलेबल थे उनका कॉम्बिनेशन देख के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो बी आर अम्बेडकर ने भी वो वर्ल्ड के वो टाइम के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे और उसके प्रोविजंस लेके हम लोगों ने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट रिमेंबर वो एज इट इज बोरो नहीं किया हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने इंडियन वे में इंडियन कल्चर एंड कस्टम्स के हिसाब से मॉडिफाई किया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी जब से हम लोगों को फ्रीडम मिला है तब से आप देखो नेपाल, श्रीलंका, इनको भी फ्रीडम मिला है, इनके भी कॉन्स्टिट्यूशंस है। लेकिन आप ये दो का ही अगर एग्जाम्पल देखेंगे, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, कितने बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ने कूप कर दिया, मतलब मिलिट्री टेक ओवर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन उनके चेंज हो रहे हैं। नेपाल के तो 5-6 बार से ज़्यादा हो गया, वापस वहाँ पे राजा जो है वो अपना कंट्रोल करता है, वापस फिर वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन नए कुछ अप्लाई होते हैं, और जो नए अप्लाई होते हैं वापस लोगों को उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, थोड़े टाइम के बाद वापस नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडिया में आज तक और फ्यूचर में भी हम लोगों को कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर जस्ट अमेंडिंग, वी आर जस्ट मॉडिफाइंग फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हम लोगों को आज के कंडीशन के हिसाब से सूटेबल नहीं लगता है। सो जस्ट बाय अमेंडमेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग के यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के साइड से जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हुआ है इंडिया को, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो आज तक हम लोग वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हर किसी के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ओके, सो ये पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। आपको कुछ डाउट्स है किसी को तो बताओ। एनीवन, एनी डाउट्स?
ओके ठीक है।